हेलो बच्चों, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो है महादेवी वर्मा जी की नीलकंठ। ये एक मोर की कहानी है जिसका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला होता है, जिसका गला नीले रंग का होता है। एक बार महादेवी वर्मा जी स्टेशन पर अपने मेहमान को छोड़कर वापस आ रही थी तो रास्ते में वो बड़े मियाँ की दुकान पर चली गई। आपको पता है बड़े मियाँ की दुकान पर क्या मिलता था? वहाँ पर मिलते थे सुंदर सुंदर पशु पक्षी, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। वहाँ से महादेवी वर्मा जी ने 2 मोर के बच्चों को खरीद कर अपने घर ले आती हैं और उनको अपने कमरे में छोड़ देती हैं। शुरू शुरू में तो वो पक्षी इतना डरते हैं कि वो कभी अलमारी के पीछे छुप जाते तो कभी कुर्सी के नीचे छुप जाते। फिर धीरे धीरे उन्हें विश्वास होने लगा कि हम तो यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें डर नहीं लगता था। जानते हो बच्चों, उन मोर के बच्चों ने अपना घर किसे बनाया था? वहां पर एक रद्दी की टोकरी पड़ी रहती थी जिसमें महादेवी वर्मा जी अपने पुराने कागज रखती थी, फटे पुराने कागज रखती थी। उसी को ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। और अब तो वो इतने शैतान हो गए थे कि कभी कभी तो वो महादेवी वर्मा जी के सिर पर ही चढ़कर प्रकट हो जाते थे। और महादेवी वर्मा जी को लगने लगा कि अब मुझे इन्हें उसी कमरों में छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे बाकी पशु पक्षी रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मेरे कमरे का हाल बुरा ही कर दिया था। अब उनका कमरा कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगने लगा था। तो महादेवी वर्मा जी ने उनको वहीं पर ही जाली घर में छोड़ दिया जहाँ पे दूसरे पशु पक्षी रहते थे। तो जैसे ही उन्होंने मोर और मोरनी को वहां छोड़ा तो सभी पशु पक्षी उन्हें इतने ध्यान से देखने लगे कि जैसे पता नहीं कि घर में कोई नई दुल्हन आती है तो जैसे सारे ध्यान से देखते हैं, बच्चे ध्यान से देखते हैं, कुछ बुजुर्ग की तरह ध्यान से देखने लगते हैं, कुछ तो एक आंख बंद कर पूरी तरह से निरीक्षण करने लगे कि सही सलीके से उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं। तो ऐसा माहौल हो गया था वहां का। और कुछ खरगोश के बच्चे तो उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे, जैसे ऊन का गोला होता है ना, वूल का, कि एक बार हाथ से छूटा नहीं कि फिर वो हाथ ही नहीं आ रहे थे। बस उनका सबका एक परिवार सा बन गया था। धीरे धीरे मोर मोरनी बड़े होने लगे। जब वो छोटे थे ना, जब वो महादेवी वर्मा जी उनको खरीद कर लाई थी, तब तो सब बोलते थे कि अरे ये कोई मोर के बच्चे हैं, ये तो तीतर के बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम उनमें कोई ऐसी खासियत ही नहीं थी कि वो मोर के बच्चे लगे। ना तो कलगी थी, ना वैसे इंद्रधनुषीय रंग थे, तो वो तीतर के बच्चे लगते थे। तो महादेवी वर्मा जी को कई बार तो गुस्सा भी आ जाता था कि क्या मैं हर बार दुकानदार मुझे ठग लेता है। फिर वो अपना दिल बहलाने के लिए कह देती थी कि मोर के कौन सा सुरखाब के पर होते हैं, मतलब सुरखाब एक अलग तरह का पक्षी होता है जो हिली एरिया में मिलता है, और रेड शेल डक भी आप उसको बोलते हो। तो जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले थे तो वो बोलती थी ना अंगूर खट्टे हैं। तो जब सब कहने लगे ये तो तीतर के बच्चे हैं तो वो भी कहने लगी तो क्या हो गया, तीतर के बच्चे हैं, मोर के बच्चों के क्या पर अलग होते हैं? पर ये तो सच में ही मोर थे। जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो ये मोर का ही रूप लेने लग गए। अब तो वो बिल्कुल ही मोर लगते थे। बहुत सुंदर कलगी थी, बहुत सुंदर पंख थे, एकदम इंद्रधनुष के सारे रंग उनके पंखों में समाये हुए थे। और जानते हैं बच्चों, नीले रंग की गर्दन थी उनकी। कभी एक साइड गर्दन मोड़ते थे तो नीले रंग की लगती थी, तो कभी हरे रंग की लगती थी, जैसे धूप छाव होता है ना, डबल शेड, वैसे उनकी गर्दन थी। और मोरनी भी उतनी सुंदर थी। हाँ, मोर जितनी सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत सुंदर थी वो भी। और वो भी वैसे ही नाचती थी। उसके नाच में भी एक अलग ही तरह की रिदम थी। और हमेशा ही वो एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। तो मोर का नाम नीले रंग की गर्दन के कारण नीलकंठ रखा था। और हमेशा जो मोरनी हमेशा छाया की तरह, परछाई की तरह रहती थी, उसका नाम रखा गया था राधा। और मोर इतना ध्यान रखता था सबका, जैसे कि उसने अपने आप को सबका सेनापति ही नियुक्त कर लिया हो, अपॉइंट कर लिया हो। सबका एक केयर टेकर की तरह रखता था, सबको रहता था, वो सबका ध्यान रखता था। और एक बार तो मालूम है क्या हुआ कि सब लोग खेल रहे थे, सब सामान्य का दिन शुरू हुआ और अचानक से वहां पर एक सांप आ गया। और सांप ने
वो एक छोटे से खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। बाकी सब पशु पक्षी तो इधर उधर भाग गए, लेकिन वो छोटा खरगोश का बच्चा भाग नहीं पाया और सांप ने उसे पकड़ लिया। अब आधा मुंह के अंदर खरगोश और आधा खरगोश बाहर, और जैसे ही वो बेचारा धीरे धीरे ची ची कर रहा था, इतना डरा सहमा कि वो कैसे बोलेगा। फिर भी मोर के जो कान थे वो इतने चौकन्ने कान थे, इतने अलर्ट कान थे कि उसने वो धीरे धीरे वेदना थी, वो जो दर्द वाली आवाज थी वो भी खरगोश की सुन ली, और वो झट से नीचे आ गया और उसने देखा कि अगर मैं अपनी चोंच से सांप के फन पर मारूंगा तो ये खरगोश भी मर जाएगा। तो उसने फन पर नहीं मारा, बल्कि उसके आसपास मारा फन के, और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो खरगोश बाहर निकल गया। और फिर मालूम है बेचारा बेहोश सा पड़ा था। फिर उस नीलकंठ ने अपने पंखों में पूरी रात उसे गरमाइश दी, और फिर वो खरगोश एकदम अच्छे से हो गया और वो खेल कूद करने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक दिन महादेवी वर्मा जी दोबारा से बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर गई। इस बार तो उन्होंने पक्का से संकल्प लिया था कि मैं इस बार कोई भी पशु पक्षी चिड़िया कुछ नहीं लेके आने वाली। पर क्या करे, अचानक से उनकी नज़र एक मोरनी पे पड़ी जो कि बहुत बुरी तरह से घायल थी। अब महादेवी वर्मा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने वो मोरनी वहाँ से खरीद ली और उनको अपनी कार में घर ले आई। और उसका नाम आपको मालूम है क्या रखा? उसका मोरनी का नाम रखा महादेवी वर्मा जी ने कुब्जा। और थोड़े दिन तो महादेवी वर्मा जी ने उस मोरनी को अपने ही कमरे में रखा, जैसे पहले नीलकंठ और राधा को रखा था ना, वैसे ही अपने कमरे में रखा। उसकी मरहम पट्टी करी। जब राधा एकदम से ठीक हो गई, मतलब ठीक इतनी बुरी तरह से घायल थी कि जो उसके पैर थे ना वो ठूठ जैसे बन गए थे। ठूठ मालूम है, मतलब जैसे आप किसी पेड़ को काट देते हो तो वो जो नीचे का एरिया रह जाता है जिसको आप बट भी बोलते हो, तो वो वैसे वैसे से बन गए थे। तो वो इतने अच्छे से नहीं चल पाती थी, लड़क इतना अच्छे से नहीं चल पाती थी, थोड़े से उसके कदम लड़खड़ा जाते थे, लेकिन फिर भी वो चल लेती थी अब। और उसका नाम, लेकिन वैसा जैसा उसका नाम था बिल्कुल ही उसका व्यवहार था, जैसा कि कुब्जा नाम था। और वो हर ही चीज पे अपना कब्जा करना चाहती थी। मालूम है, वो नीलकंठ से किसी को मिलने नहीं देती थी, और राधा को तो बिल्कुल ही नहीं मिलने देती थी, और बाकी पशु पक्षियों को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। उसको लगता था कि नीलकंठ तो सिर्फ उसी का ही है, जैसे उसने नीलकंठ के ऊपर पूरी तरह से कब्जा ही जमा लिया। इस कारण से नीलकंठ और राधा को दूर दूर रहना पड़ता था, और राधा से दूरी नीलकंठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। और नीलकंठ बहुत उदास रहने लगा, और कभी कभी तो वो जाली वाले घर में से निकल के बाग बगीचों में छुप जाता था। कितने दिन ही उसी बाग बगीचों में रहता था, जाली वाले घर में आता ही नहीं था। और कभी कभी तो महादेवी वर्मा जी के घर के शेड पर चढ़कर बैठ जाता था। फिर उनको महादेवी वर्मा जी पुचकार कर नीलकंठ को नीचे उतारती थी, मतलब पैम्पर करके नीचे उतारती थी। लेकिन घर का जो वातावरण था वो बहुत खराब हो चुका था कुब्जा के कारण। एक दिन क्या हुआ, हमेशा की तरह नीलकंठ पंख फैला के बैठा था, और जैसे पहले सारे पशु पक्षी जानवर खरगोश उसके पंखों के अंदर खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, वैसे के वैसे खेल रहे थे। और हमेशा महादेवी वर्मा जी जैसे उसे दाना डालने आती थी तो वो एक मंडलाकार, मतलब सेमी सर्कल से के रूप में अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता था और उनको एक रिगार्ड्स देता था, सम्मान देता था। इसलिए तो बहुत से लोग उसे परफेक्ट जेंटलमैन भी बोलते थे। और आज महादेवी वर्मा जी ने बुलाया, लेकिन नीलकंठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले में तो महादेवी वर्मा जी ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं बुलाऊं और नीलकंठ आए ही ना। लेकिन आज नीलकंठ नहीं आया। जानते हो बच्चों वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मर गया था। क्यों मरा, कैसे मरा, इसका जवाब किसी के पास नहीं।
शायद वो दिल से ही टूट गया था, दिल से ही उदास हो गया था, शायद इसीलिए वो मर गया। अब राधा भी बेचारी बहुत उदास रहने लगी। जब महादेवी वर्मा जी उस मोर को, नीलकंठ को गंगा नदी में बहाने के लिए गए, तो जैसे ही महादेवी वर्मा जी ने उस नीलकंठ को, मोर को गंगा नदी में डाला, तो ऐसे लगा कि पूरी गंगा नदी ही नीलकंठ हो गई है। वैसे के वैसे जैसे मोर के इंद्रधनुषीय पंख थे, रंग बिरंगे पंख थे, पूरी गंगा नदी में वही इंद्रधनुषीय रंग महादेवी वर्मा जी को दिखने लगे। गंगा का जल इतना साफ था कि वो गंगा नदी एक आईने के रूप में बदल गई और उस मोर का प्रतिबिंब, उस मोर की परछाई पूरी गंगा नदी में दिख रही थी। वो नदी ऐसे लग रही थी कि ये बहुत बड़ा मोर है। और जैसे ही गंगा में उन्होंने डाला और वो एक गंगा एक आईने के रूप में बदल गई और पूरी गंगा नीलकंठ लगने लगी। अब राधा भी बहुत उदास रहने लगी। जब महादेवी वर्मा जी घर आई तो उन्होंने देखा कि राधा भी बहुत उदास रह रही है, हमेशा दरवाजे की ओर देखती रहती थी। राधा को क्या लगता था कि पहले भी तो नीलकंठ चला जाता था, फिर वापस आ जाता था, फिर महादेवी वर्मा जी उसको पैम्पर्ड करके पुचकार के वापस ले आती थी। शायद इस बार फिर महादेवी वर्मा जी मेरे नीलकंठ को वापस ले आएंगी। वो हमेशा दरवाजे की ओर देखती रहती थी। जो दूसरी मोरनी थी ना, जिसका नाम था कुब्जा, वो तो बड़ी शैतान थी। वो तो सीधा जाली वाले घर से बाहर ही निकल गई और जहां जहां नीलकंठ जाता था वहीं पर उसको ढूंढने लगी। सारे बाग बगीचों में पूरी तरह से उसने छान मारा कि नीलकंठ कहाँ है। तो वहीं पर वो जब ढूंढ रही थी तो उसके सामने एक बिच्च आ गई, एक कुतिया आ गई, और जैसा कि उसका स्वभाव था वो तो हर किसी से लड़ाई कर लेती थी। उसने उस कुतिया से भी लड़ाई कर ली और उसी लड़ाई झगड़े में कुतिया के जो 2 दांत थे उसकी गर्दन पे पड़ लग गए और जिसके कारण उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि द्वेष वाली जिसका नेचर ऐसा था कि कभी प्यार तो कभी लड़ाई, तो उस प्राणी को, उस कुब्जा को मैं बचा नहीं पाई, आखिरकार वो भी मर गई। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि यहाँ पर तीनों ही मोर थे, एक ही जात के थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में कितना अंतर था, ये बात उनके लिए एक जानने का विषय बन गई थी कि सब ऐसा नहीं है कि मोर हैं तो सब मोर एक जैसे ही होंगे। तीनों का स्वभाव अलग अलग था। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आषाढ़ का महीना आता था, सावन से पहले आषाढ़ का महीना आता है, श्रावण मास से पहले। उस समय श्रावण मास जितनी बारिश तो नहीं होती, लेकिन हाँ बारिश आने वाली होती है, बादल छा जाते हैं। तो जब बादल छाते थे तब राधा नीलकंठ को इतना ढूंढती थी कि शायद कहीं से नीलकंठ इन बादलों को देखकर आ जाएगा। वो हमेशा ही उसके इंतजार में रहती थी। तो ये है बच्चों महादेवी वर्मा जी की कहानी नीलकंठ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी और बहुत सी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।